नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ आपकी दोस्त और होस्ट मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रण में अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, जिसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। और आज मैं आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ, जो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के तौर पर पहले चुनाव लड़े और उसके बाद में विधायक के पद पर जीत हासिल की। इसके बाद वे 5 साल लगातार विधायक के तौर पर ही अपनी पहचान बनाए रहे और निर्दलीय प्रत्याशी रहे। इस बार भी विधायक सुरेश टांक निर्दलीय के तौर पर अपनी दावेदारी चुनाव में करने जा रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाने जा रही हूं विधायक सुरेश टांक से, जो आपको पहले बता दूं कि विधायक सुरेश टांक बीजेपी की तरफ से पहले नगर परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आज मैं आपको रूबरू करवा रही हूं विधायक सुरेश टांक से। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सुरेश जी, आपने बीजेपी की टिकट पर पहले आप सभापति भी रहे हुए हैं, तो ऐसा क्या रहा, ऐसे क्या कारण रहे कि जिनकी वजह से 2 बार, पिछली बार भी और इस बार भी बीजेपी ने आपको टिकट ना देकर किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दी? ये दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं इसे, मेरा भी और मेरी जनता का भी। इसके पीछे कारण यही है कि काम करने वाले व्यक्ति, योग्य व्यक्तियों की शायद राजनीतिक दलों में ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि हम जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिनको जनता पसंद करके अपना विधायक तक चुन लेती है। बावजूद उसके अगर पार्टियां टिकट नहीं देती है, विचार नहीं करती, तो चिंताजनक बात है। देखिए, आपने जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी की, तब आपको टिकट नहीं दिया गया, आपने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और आप जीत भी गए। 5 साल का आपका चुनाव जो कार्यकाल रहा है विधायक के तौर पर, ये भी बहुत शानदार रहा है। तो क्या इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं करी थी, जब जब उनको आवश्यकताएं पड़ी थी, जब जब करी थी। जब आवश्यकताएं खत्म हो गई तो राजनीतिक दलों में मेरे को ये समझ आया है कि जब तक गरज रहती है तब तक ही हमसे संपर्क रखा गया, और जब गरज खत्म हो गई तो हमारा संपर्क खत्म कर दिया गया। हमसे बात तक नहीं करी, हमने टेलीफोन किया तब भी नहीं उठाए गए। इवन राज्यसभा के चुनाव में भी हमसे संपर्क किया गया था, पर हमने निष्ठा के साथ जिस सरकार को समर्थन दे रखा था, हम उनके साथ रहे। और उसके बावजूद ये समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ काम कर रहा था और जनता मेरे विश्वास पे को मजबूत कर रही थी और मैं जनता के विश्वास को मजबूत कर रहा था, तो कहीं न कहीं पार्टी का ही इसमें हित था कि उनका एक व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़के जीता है और पार्टी जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसको समर्थन देके जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतर रहा है, तो मजबूती पार्टी की हो रही थी। लेकिन इन चीज़ों को पार्टी ने दरकिनार किया और मुझे टिकट नहीं देते हुए जो सांसद से यहाँ जीते हुए हैं उनको टिकट दिया गया, जिनको पूर्व में टिकट दिया गया उनका टिकट भी काट दिया गया, और अब सांसद को टिकट देकर वो इस चुनाव की वितरणी में उनको उतारा गया है। अब जनता जवाब दे देगी 25 तारीख को, और 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, तब सब चीज़ें सामने आ जाएगी। सुरेश जी, आपके पास में जब आप विधायक थे, आपके पास में विकल्प मौजूद थे, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, लेकिन आपने निर्दलीय के तौर पर ही विधानसभा में बैठना स्वीकार किया। इसका कारण जान सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। मैंने 2013 में टिकट मांगा था। मैं 2005 से 2009 के कार्यकाल 2010 तक के कार्यकाल में नगर परिषद का सभापति रहा, और 2009 से लेके 18 तक किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, जो विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, उस एसोसिएशन का मैं चेयरमैन रहा। और वहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस कराए, बहुत बड़े काम किए थे। उन्हीं कामों के नतीजे से जनता ने मन बना रखा था। और 2013 में जब मैंने पार्टी से टिकट मांगा तो पार्टी ने मुझे इस एश्योरेंस के साथ बिठाया, तब भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश की, और इस एश्योरेंस के साथ बिठाया गया कि आपको 2018 में आप डिजर्विंग हो, आपको 2018 में टिकट देंगे, आप 2018 के लिए तैयारी करिए, अभी आप हमारे कैंडिडेट को जिताइए। मैं उनके साथ तन मन से लगा, पूरी मेहनत करी, और 2013 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के गया, सरकार बनी, सरकार में वो भागीदार रहे। 2018 का जब नंबर आया तो 2018 में फिर मुझे दरकिनार कर दिया और एक नए चेहरे को लाके खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह से कार्यकर्ता की प्रताड़ना कहूंगा मैं, कि कार्यकर्ताओं को केवल अपना भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए अगर वो कार्यकर्ता रखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। अब लोगों के समझ आ गया है, जनता की समझ आ गया है। अब राजनीतिक दलों को छोड़कर लोग विचार कर रहे हैं, और ये शुरुआत किशनगढ़ से हुई है। और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस बार भी राजनीतिक दलों ने हम जैसे काम करने वाले लोगों को, जनता के बीच रहने वाले लोगों को मौका नहीं दिया, तो पहले 13 निर्दलीय जीत के आए थे, इस बार 25 निर्दलीय जीत के आएंगे अगर इसी तरह टिकट बटे तो। अभी किशनगढ़ के अंदर बहुत बड़ा समीकरण परिवर्तन हुआ है। जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनको तो बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन जो युवा नेता थे विकास चौधरी, उनको टिकट नहीं दिया गया। विकास चौधरी इस बात से भावुक भी हुए, नाराज हुए, और फाइनली अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले,
उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलता समीकरण है वो इस बार जो चुनावी माहौल किशनगढ़ के अंदर है इस पर असर डालेगा? निश्चित रूप से असर डालेगा, और असर उल्टा डालेगा। आपको ये बता देता हूँ, एक विचारधारा का व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल लेता है तो जनता अच्छे से समझती है इस बात को। मैंने मेरी विचारधारा को नहीं खोया है, मैंने मेरे विचार को नहीं बदला है, मैंने मेरी कर्तव्य निष्ठा को, मेरी निष्ठा को नहीं बदला है। मैं जब सरकार कांग्रेस की बन गई 2018 में, तो मेरे पास विकल्प नहीं था, और मुझे मेरी किशनगढ़ की जनता का भला करना था, इसलिए मैंने विकल्प वही चुना जो मेरी जनता की बेहतरी कर सकता था। केवल जनता के भले के लिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट को समर्थन दिया, न कि मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अभी भी उनसे ज़्यादा ऑफर मेरे पास था 2018-23 के चुनाव में, उनसे ज़्यादा ऑफर मेरे पास था कि आप कांग्रेस का टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए। मैंने साफ मना किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा मैं टिकट पे चुनाव नहीं लड़ सकता, मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अगर जीतूंगा और आपकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले आपके पास आऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। जो सरकार बनेगी मैं उस सरकार के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी जनता का भला करना है, मुझे मेरे भले से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, पर विचार नहीं बदलूंगा, निष्ठा नहीं बदलूंगा। देखिए, आपके पास में ऑफर कई थे, ठीक है, आप पहले ही कह चुके थे, आपने संकेत भी दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे अगले चुनाव में विधायक पद के लिए ऑफर करती है, टिकट ऑफर करती है, तो आपकी निष्ठा, जैसा आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता दूंगा। जबकि कांग्रेस से भी आपके पास ऑफर आ रहे थे। लेकिन ये जो नजरअंदाज करना है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खाई खोद रहा है। बिल्कुल 100% खाई खोद रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ खाई खुद चुकी है। इस तरह से टिकट अगर बटेंगे, मैं पता नहीं शीर्ष नेतृत्व ने इसमें इंटरफेयर किया या नहीं किया, किस तरह ये टिकट आया मैं नहीं जानता, पर कम से कम एक बार सोचना चाहिए था। मैं विचारधारा का व्यक्ति था, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी थी वहाँ मेरे को उन्होंने बोला भी है, बताया भी है, सारे संपर्क भी थे, बावजूद उसके टिकट काट देना और टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे देना जो सांसद, ऑलरेडी सांसद है। अब उनको आप विधायक के रूप में चुनाव उतार रहे हो, और सामने जो भारतीय जनता पार्टी को आपने जिसको पहले टिकट दिया था उसने अपना पूरा परिवार ही बदल लिया, और एक सेकंड में उनके विचार बदल गए, उन्होंने अपनी विचारधारा को बदल लिया और वो सीधा गुणगान करने लग गए। हमने ऐसा नहीं किया कभी भी, और न करेंगे जीवन में कभी। विचार विचार रहेगा, और मैं केवल और केवल किशनगढ़ की जनता के लिए काम करने के लिए, इस किशनगढ़ को नया किशनगढ़ बनाने के लिए, इस किशनगढ़ में बदलाव करने के लिए एक नया इतिहास, नई इबारत लिख रहा हूँ, और मैं लिख के छोड़ूंगा इस इबारत को। ये किशनगढ़ अच्छी तरह से समझ गया है विधायक क्या होता है, विधायक के कितने अधिकार होते हैं, विधायक जनता के लिए अगर समर्पित हो तो वो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन विधायक में ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, और धर्म के अनुसार राजनीति करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं विधायक बन गया और मेरे पास अधिकार आ गए तो मैं अपने परिवार को या अपने धन को बढ़ाने के लिए काम करूं, बजाय जनता के आराम के लिए काम करूं। हमने जनता को परिवार माना, इसीलिए आज जो किशनगढ़ में एक जो आपको नजर आ रहा है माहौल, ये नजर इसीलिए आ रहा है कि 5 साल मैंने जनता को मेरे दिल में बिठा के रखा, मेरा परिवार मान के रखा, कभी भी उनसे दूर नहीं हुआ, उनकी हर बात को टेलीफोन पे सुना। मैंने गांव में जा जाके सुना है। मैं भले ही शहरी व्यक्ति था, ये अंदेशा था पहले कि ये शहरी व्यक्ति है, गांव में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 20 साल 25 साल वो लोग विधायक रहे, उनसे ज़्यादा मैं 3 साल में गया हूँ, क्योंकि 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ, 2 साल कोरोना ही खत्म हो गए। उनसे ज़्यादा लोगों के गाँवों के बीच में रहा हूँ, उनसे लगा शहरों के बीच में रहा हूँ। पहला विधायक हूँ जिसने अपना कार्यालय खोला और आम जनता को सुनने के लिए और समाधान करने के लिए व्यवस्था दी। मेरी जनता को कतई परेशानी नहीं हुई है, जहां मुझे याद किया मैं खड़ा हुआ हूं, इसीलिए मुझे आज जनता का प्यार मिल रहा है। परिणाम बता देंगे, इतिहास बनेगा, यहाँ से इतिहास बनेगा, बहुत भारी मतों के साथ मैं जीत के आऊंगा, और इस जनता का प्यार पाकर मैं फिर नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ इस किशनगढ़ को नया किशनगढ़ बनाने की ओर अग्रसर होऊंगा। देखिए, आपने जनसेवा की बात की, जनता को प्राथमिकता दी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कई नेता कहते हैं कि हमारे विपक्षी दल की सरकार थी तो हमें काम नहीं करने दिया गया। ये आजकल एक कॉमन जुमला बन चुका है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप निर्दलीय थे, प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, तो आपको उन्होंने सहयोग नहीं किया किशनगढ़ का विकास करने में, या कहीं ना कहीं आपके रास्ते में अड़चने डाली गई, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की, तो आपके सामने भी अड़चने आई, या आपको प्रदेश की सरकार ने सपोर्ट किया? बहुत अड़चने आई है। लोकल जो टीम है दोनों दलों की, राजनीतिक दलों की, उन दोनों टीमों को मेरे से बहुत तकलीफ थी, और उनको, मैं पॉलिटिकल राइवल था उनका, तो स्वाभाविक रूप से एक ह्यूमन नेचर है कि होगा, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है, राजनीतिक क्षेत्र में हम सब सेवा करने के लिए आते हैं, नहीं कि हमें धंधा करना है यहाँ पे आके। अगर सेवा करने आते हैं तो चुनाव तक हमारी लड़ाई होनी चाहिए। चुनाव के बाद जनता ने जिसको जिता दिया उसके साथ मिलकर अगर हम सब मिलकर काम करें, एक मन और विचार के साथ काम करें, जिसका वादा हम जनता के सामने चुनाव में वोट मांगते समय करते हैं,
और हम ये कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके दुख दर्द में शामिल होंगे, हम ये करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने ये देखा है कि लोग भूल जाते हैं उन बातों को और फिर वो कबड्डी पूरे 5 साल चलती है। 5 साल वो केवल उस काम करने वाले व्यक्ति के टांग खींचने में लगाते हैं, न कि जनता की तकलीफ को दूर करने में लगाते हैं। मुझे बहुत सारी परेशानी आई है काम करने में, लेकिन मैं ईमानदारी से मैंने काम किया, किसी को मौका नहीं दिया बोलने का, इसी वजह से मैं इतना काम कर पाया। अदरवाइज मैं जनता का दिल नहीं जीत पाता। इन्होंने बहुत प्रयास किए, पर सच्चाई परेशान हो सकती है, सच्चाई हार नहीं सकती कभी भी। और वही चरितार्थ हुआ है कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई तो मेरी जनता मेरे साथ खड़ी हो गई और मुझे नई ऊर्जा और नई ताकत दी, और मैं नई ऊर्जा के साथ वापस उठ खड़ा होता और फिर काम किया। और मैं गिना नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता, अनगिनत काम जमीन पे उतारे हैं, और वो काम किए मैंने जिसकी जनता को जरूरत थी। आप रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर देते हो और उसका श्रेय लेना चाहते हो, इट इज़ नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है। वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, एयरपोर्ट नेशनल इंपॉर्टेंस है, राजस्थान यूनिवर्सिटी नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसका श्रेय नहीं ले सकते। श्रेय लीजिए आप 70 साल के बाद भी। अगर हम शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली और पानी से जूझ रहे हैं तो फिर हमने इन पे क्या काम किया? हम लोग जनप्रतिनिधि शायद इसीलिए चुना जाता है हमको कि आप जाके लोकल जो परेशानियां हैं लोगों की उनको देखिए। वो ये लोकल परेशानियां जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई बदलाव नहीं किया, जब तक जनता को ये चीज़ें नहीं मिलेगी तब तक हम अधूरे हैं। तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे शहर की सड़क 30 साल बाद बनी है, और जो बनी है ना वो सपना सा बनी है, एक ड्रीम है जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी मेरे युवा ने। आज मेरा युवा खुश है, वो समझता है, उसको प्राउड फील होता है इस शहर में आते हुए। पहले शर्म आती थी कि नहीं, हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं रहेंगे, किशनगढ़ में जाके क्या करेंगे, धूल मिट्टी है। उस धूल मिट्टी को ख़त्म किया। मुझे विरासत में छलनी किया हुआ किशनगढ़ मिला। जो ये 185 करोड़ रुपए की पाइपलाइन, पीने की पेयजल योजना की बात करते हैं, उस पेयजल योजना में क्या क्या नहीं हुआ मुझसे छिपा हुआ नहीं है। 6 इंची की लाइन पहले थी, 6 इंची की लाइन पहले आपने नहीं डाल दी, क्या फर्क पड़ा उसमें, क्या चेंजेज आया? आपने अपनी फैक्ट्री लगा के पाइप उसमें से लेके डलवा दिए, कौन से नॉर्म्स की पालना करिए? सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा वक्त आने पे। मैं तो एक्चुअली निर्दलीय जीता हुआ था और स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। खूब सारे मंत्रियों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, केवल मुख्यमंत्री के अलावा हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता था। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने हमारा विश्वास किया और हमारे कामों को किया। बाकी दूसरे मंत्रियों ने हमारे कामों को तवज्जो नहीं दी, नहीं तो इसकी जांच कभी की हो जाती, और जांच होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस लाइन के साथ सड़क टूटने का पैसा भी आया था कि सड़क टूटने के बाद सड़क भी आपको पीएचडी को बनानी है। कहीं भी सड़क नहीं बनी है, आप जाके इस पूरे अपने कैमरे से नजर दौड़ा लेना, कहीं भी सड़क नहीं बनी। वो सड़क का पैसा कहाँ गया? पाइप कौन सा डालना था, कहाँ किस साइज का डालना था, आपने वो तो डाला नहीं। हाँ, 16 जलाशय जरूर बने, उसका श्रेय मैं देता हूँ भागीरथ जी को। निश्चित रूप से 16 जलाशय बनने से किशनगढ़ की एक बड़ी समस्या खत्म हुई है, लेकिन पाइपलाइन डाल के जो हल होना था वो हल नहीं हुआ। ये 185 करोड़ रुपए जमीन में दफन हो गए, कुछ भी फायदा नहीं किशनगढ़ को। उल्टा टूटा हुआ किशनगढ़ मुझे मिला, जिसको संवारने में मुझे 5 साल लगे, और उसी काम को करने में लग रहा हूँ। करीब करीब पूरा कर दिया है मैंने, और ऐसा बनाया है, ऐसी क्वालिटी की सड़कें बनी है कि शायद आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में किशनगढ़ में कोई क्वालिटी की सड़क बनी। मैं तो एक चैलेंज भी करता हूँ आपको, अजमेर स्मार्ट सिटी है और सेंट्रल का बहुत पैसा आता हुआ, एक भी सड़क मेरी किशनगढ़ की इस मेन सड़क जैसी बता देंगे आप तो आप जो कहो जो कर दूंगा। इस तरह की सड़क नहीं बनी। पूरी तरह खड़ा रह के पूरी रात जगाऊं, पूरी रात जग जग के मैंने क्वालिटी को देखा है। क्वालिटी को देखने के बाद सड़कें बनाई है, और उसके बाद इसका जो श्रृंगार कर रहा हूँ, इसको जो मैं सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तभी हो सकता है जब मैं मेरी जनता को अपना परिवार मानूं, मेरे शहर को अपना घर मानूं, और इसके साथ मेरा लगाव इतना होना चाहिए कि अगर सड़क में एक खड्डा भी होता तो मेरे को तकलीफ, मेरे घर में कोई खड्डा होता उतनी तकलीफ होनी चाहिए, तब होता है। और मुझे बर्दाश्त नहीं कतई कि मेरी सड़क बनाई हुई सड़क को कोई खोदे, कतई बर्दाश्त नहीं। वो तब है जब मेरा लगाव होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और मैं पूरे मन और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, और उसी तरह कर रहा हूँ। ईश्वर मेरा साथ भी इसीलिए दे रहा है कि मैंने कभी नैतिकता नहीं खोई, कभी अधर्म नहीं किया, कभी मैंने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने अधिकारियों को बुला के चाय पिलाई है तो मैंने पिलाई है, मैंने अधिकारियों की चाय नहीं पी है। मैंने कभी भी जाके किसी भी सूरत में मैंने, कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे चाय पिलाई किसी ने, कोई भी ये खड़ा होकर नहीं कह सकता। दुनिया में आरोप बहुत लगते हैं, 5 साल में विपक्ष को सारे कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई यहाँ, पर मेरे में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। सड़क देरी से बनना या और कुछ काम होना, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क है, ये कोई वो नहीं है। और इस पे कोई विरोध करना, आपका जनता समझती है आपका विरोध जो जायज़ भी नहीं है। विरोध वो है जहाँ मेरा आचरण गलत हो, मेरे परिवार द्वारा कोई आचरण गलत किया हो गया हो, मेरे बेटे के द्वारा आचरण गलत किया हो गया हो, या और कुछ हुआ हो। जहाँ तक अपराध की बात है, लोग अपराध की बात करते हैं तो अपराध तो होते हैं, पुलिस इसीलिए है कि पुलिस उस पर कंट्रोल करे। पहले का ग्राफ उठा के देख लीजिए और अभी का ग्राफ उठा के देख लीजिए। मुकदमे ज़्यादा दर्ज होने का कारण यही है कि मुकदमे दर्ज इसलिए ज़्यादा दर्ज हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया था सभी थाना अधिकारियों को, सारे एसपीज को,
कि आप कोई भी फरियादी थाने में आएगा उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे, इसलिए एफआईआर की संख्या ज़्यादा है। ये चीज़ें कोई विरोध करने वाली नहीं, विरोध करने वाली चीज़ें हैं मेरा आचरण या मेरा करप्शन में संलिप्त होना, ये कहीं भी नहीं है। बहुत बड़ी बात आपको मैं बोल देता हूँ, इस शहर में 5 सालों में पूरी तरह अमन चैन रहा, लोग सुकून के साथ अपना व्यापार कर पाए, लोग सुकून के साथ पहले फैक्ट्रियों पे कब्जे कर लिए गए, लोगों को डराया धमकाया गया, फैक्ट्रियां जला दी जाती थी। आपने ये सारे वाकये देखे, आप पत्रकारिता में हैं। उसके बाद से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है और आगे भी हिम्मत नहीं होगी। अपराध को नियंत्रण करने की पुलिस है और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। मैं चाहे हमारी अभी बैंक डकैती हुई है तो भी वो खुली है। यूं 1 दिन 2 दिन तो लगते हैं पुलिस को अनुसंधान करने में, अगर हम एक ही दिन में उठ खड़े हो जाते हैं तो इसका कोई वो मायने नहीं रखता। लेकिन मुझे मेरे कार्यकाल पे पूरा अपने आप पे भरोसा है और मैं अपने आप के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। मेरी जनता संतुष्ट है। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी जनता मुझे रोज फोन करती है, रोज बुला रही है। मैं चुनाव लड़ूं, हर हाल में लड़ूं, जनता का ये मन है। मैं तैयार हूं या नहीं हूं, पर मेरी जनता मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है और मैं जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं। इसलिए जनता को ज्यादा चिंता है कि वो अपने टिकट वाले प्रत्याशी को कभी भी हराएगी नहीं और वो जिता के वापस मुझे विधानसभा में भेजेगी, उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजेगी जहां पे 25 साल में कोई बोला भी नहीं। किशनगढ़ के डेवलपमेंट को लेके किसी ने एक आवाज नहीं उठाई और मैंने 5 साल के कार्यकाल में जितना बोला हूं उतने 30 साल के कार्यकाल में कोई नहीं बोला। और ये बोलने का नतीजा है कि यहाँ पे काम हुआ है, धरातल पे काम हुआ है, लोगों को नजर आ रहा है, लोगों की असुविधाएं कम हुई है, लोगों की समस्याएं कम हुई है। और मैं यही चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया इस पर बोलने का। और एक आग्रह मेरी जनता के बीच में रखना चाहूँगा, 2 नवंबर को मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। 2 नवंबर को सुबह 8:30 बजे आप सबको रविंद्र रंगमंच पे आना है और मेरा हौसला बढ़ाना है। मेरा हौसला आप बढ़ाएंगे, मैं नए हौसले और नई ऊर्जा के साथ आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आने वाला कल हम सब का है, इस किशनगढ़ का है और हम सब मिलकर एक नया किशनगढ़ बनाएंगे। 2 तारीख को इसका आगाज हो जाएगा और 2 तारीख के बाद हम 25 तारीख को पूरे मन और उत्साह के साथ वोट करने जाएंगे इस किशनगढ़ के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए, न कि सुरेश टाक के लिए। देखिए, एक बहुत शानदार बात आपने कही जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि आप किसी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आप जनता के टिकट पर और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने नामांकन के लिए जनता को भी आमंत्रित किया है। अब मैं एक छोटा-सा जेन्युइन सवाल है कि जैसे आपने अपनी प्राथमिकता बताई थी कि अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ऑफ़र आता है तो आप प्राथमिकता बीजेपी को देंगे। लेकिन यदि और चूंकि अगर अभी देखा जाए तो कांग्रेस ने जो लिस्ट निकाली है उसमें भी किशनगढ़ से कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी लिस्ट निकालते वक्त आपको चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी अगर आपको किशनगढ़ से टिकट देने का ऑफर करती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मना कर चुका हूँ इस बात के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि मैं पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और ये तय है, फाइनल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 1% भी कोई मिनमेक नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई विचार करने वाली बात नहीं है। आपने जो बेसिक मुद्दे बताए हैं कि हम पिछले कई सालों से सड़क, पानी, बिजली इन्हीं पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आगे भी अगर इसी पर लड़ते रहेंगे तो हम विकास कब करेंगे? ये हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, हमें विकास करना है तो इससे आगे जाना पड़ेगा। और हमने देखा विकास आपने काफ़ी करवाया किशनगढ़ का। तो अब जब आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो जनता के बीच आपके मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर अब आप जनता के सामने जाएंगे कि हाँ, ये मेरा मैनिफेस्टो है, अब मैं ये काम करने का लक्ष्य लेकर आपके पास में आया हूं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये होना भी चाहिए। मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो होगा वो मेरा यहाँ का जिला अस्पताल है। उस जिला अस्पताल को जिला अस्पताल जैसी सारी सुविधाओं से ओतप्रोत करना है। मेरा अस्पताल अभी रेफरल अस्पताल बना हुआ है, जिला अस्पताल का दर्जा मैंने दिला दिया है। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ, अभी मैंने 42 करोड़ रुपए इसी सरकार से सैंक्शन करा लिए हैं जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए। एमसीएच विंग नई बन जाएगी और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर में अगले साल पहले कार्यकाल, इस अगले कार्यकाल का पहला वर्ष वाईएन अस्पताल को जिला अस्पताल बनाना और सारी स्पेसिफिक सुविधाओं के साथ, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ इसको पूरी तरह से मैं कंप्लीट करूंगा ताकि मेरी जनता स्वास्थ्य लाभ के लिए अजमेर या जयपुर नहीं जाए और सारी वो सुविधाएं किशनगढ़ में मिले। चाहे मेरा विधायक मद का पैसा लग जाए, चाहे कहीं से पैसा लग जाए, मैं सरकार से कैसे भी लाऊं, मेरा ध्येय यही है। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे कारण भी यही है कि मैं चाहता हूं कि मैं चाहे कोई भी सरकार आए मैं उसका पार्ट बनूं और उसका पार्ट बनने के साथ अधिकारपूर्वक मेरी किशनगढ़ की जनता के लिए मैं और अधिक काम मांग सकूं। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरा अस्पताल है जिसको मैं बहुत बेहतर करूंगा। इसी के साथ ग्रामीण अस्पताल, अराई मेरा बड़ा उपखंड है, हरमाड़ा मेरा बड़ा शहर है, बांदर सिंदरी मेरा बड़ा कस्बा है,
उन तीनों चारों जगहों पे बोराडा एक बहुत बड़ा कस्बा है जहाँ पे बहुत फैसिलिटी के साथ में अस्पतालों को अपग्रेड कराऊंगा। वहाँ पूरे पूरे डॉक्टर्स की नियमित वहाँ पे पोस्टिंग कराएंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और छोटी छोटी पीएससी जहाँ खुली है वहाँ पे गायनिक की सुविधा मिले ताकि महिलाओं को लिए डिलीवरी के लिए किशनगढ़ नहीं आना पड़े या किसी और जगह नहीं सफ़र करना पड़े, उनको वहीं पे ही सारी व्यवस्थाएं मिल जाए। खून की जांच है, गायनिक है और ऑर्थोपेडिक है। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिन पर मेरा फोकस रहेगा कि मैं पूरे ग्रामीण और किशनगढ़ में पूरा फोकस करते हुए इस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करूँ। सेकंड, मेरे युवाओं के लिए किशनगढ़ में एक बड़ा स्टेडियम बने, सुंदर स्टेडियम बने, सारी सुविधाओं से युक्त स्टेडियम बने ताकि हमारे युवा भटके नहीं खेलने के लिए, या खेल में रुचि रखने वाले जो अपने भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं संसाधनों के अभाव में, उनको भटकना नहीं पड़े और वो अपने खेल को आगे बढ़ा सके। और इसी तरह गाँव में पूरी 41 पंचायत है, मेरी पूरी 41 पंचायत के हेडक्वार्टर पे अभी मैंने कम से कम 22 तो बना दिए हैं और 19 बाकी हैं। वो 19 भी खेल के मैदान तैयार हो जाएंगे। सारे जो खेल मैदान उन पे बाउंड्री होगी, स्टेडियम बन गया और बच्चों को संसाधन भी मैंने कबड्डी के मैट और बहुत सारे उपलब्ध कराए हैं। लेकिन आगे मेरा फोकस यही रहेगा कि गाँव में और शहर में दोनों जगह खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम का निर्माण हो। दो मेरे बड़े काम है। तीसरा मेरा बड़ा काम, मेरे शहर की दोनों झीलें आंसू बहा रही है। इतना गंदा पानी आ रहा है, स्लाटर हाउस का पानी उनमें जा रहा है, हमारे नालों का डिस्पोजल, जो घरों के नाले हैं गंदे नाले, उनका डिस्पोजल जा रहा है। हमीर सागर में जो डिस्पोज पानी जा रहा है उस हमीर सागर का ओवरफ्लो गोंदलाव झील में जा रहा है। पवित्र झीलें हैं, शहर का हृदय स्थल है, इतनी सुंदरता ये शहर को दे सकती है, पर किसी के दिमाग में नहीं आता, कोई ये सोचता नहीं है। इवन नगर परिषद भी नकारा है, कोई काम नहीं करना चाहती है। ये काम उनका है कि कम से कम जो स्लाटर हाउस का गंदा खून का पानी नालों के माध्यम से इन झीलों में जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। सबसे पहले अगर हिंदू धर्म की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि हम उन झीलों को सुरक्षित और संरक्षित करें, उनके पानी को दूषित होने से बचाएं। कोई मछली भी वहाँ जीवित नहीं रह सकती, इतना गंदा पानी आदमी ने अगर पी लिया तो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरा पहला काम होगा हमीर सागर को साफ करना, स्लाटर हाउस का पानी जा रहा है उसको रोकना, वहाँ पे छोटा प्लांट लगाना ताकि पानी फिल्टर होकर उसमें जाए। और जो हमीर सागर से गोंदलाव को जोड़ने वाली जो झील है, जो नाला है, एस्केप जो चैनल है, उस चैनल को पक्का करके उसको कवर्ड करें ताकि गंदगी नहीं हो और गंदा पानी उस झील में नहीं जाए। उस झील के पानी को लोग गंगा की तरह मानते हैं और आज उस पानी के नज़दीक से नहीं निकल सकते, इतनी बदबू आती है। और दोनों झीलों में नगर परिषद ने नाले खोल रखे हैं। ये शर्मनाक बात है, चाहे आंदोलन करना पड़े मुझे, पर इसको आंदोलन के स्तर तक ले जाऊंगा और इस नगर परिषद को बाध्य करूंगा कि वो नाले जो स्लाटर हाउस के और जो गंदे पानी के जा रहे हैं उनको बंद करें, उस पानी को पवित्र करेंगे। चाहे मुझे एक बार झील खाली करनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पानी को दूषित नहीं होने दूंगा, पानी पवित्र करूंगा, पीने योग्य पानी बनाऊंगा और हमीर सागर को खुदवा के वापस ठीक कराएंगे ताकि उसका जल स्तर बढ़े। हमारे जो हैंडपंप ट्यूबवेल है उनका जल स्तर बढ़े। नीचे स्लरी डली हुई है, स्लरी की वजह से पक्का फर्श हो गया, पानी भले ही 12 महीने भरा रहता है लेकिन वाटर लेवल हमारा प्रॉपर नहीं है। तो इसको खोदने के बाद एक वाटर लेवल पर प्रॉपर हो जाएगा। तो ये एक 3 बड़े काम मेरे। चौथा, हर गांव में, प्रत्येक गांव में मैंने देखा है गरीब व्यक्ति जब शादी करता है, बारात आती है, मैंने देखा है दूल्हा और दूल्हे के परिजन सड़क पर बैठकर खाना खाते हैं, जगह नहीं है। ये शर्मनाक बात है। हमने 70 साल से राजनीति में है, हर बार कोई न कोई विधायक बना होगा पर उस गरीबों की तरफ देखा भी नहीं किसी ने। मेरा संकल्प है ये, प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे एक विवाह समारोह स्थल बनेगा 50 लाख रुपए की लागत से। 1 बीघा जमीन, 1.5 बीघा जमीन पे बाउंड्री, एक हॉल, एक किचन, एक स्टेज और एक स्टोर और लेट बाथ और बाकी गार्डन, ट्यूबवेल लगा के वहाँ गार्डन बनाया जाएगा ताकि अमीर और गरीब का भेद खत्म हो जाए। और गाँव में, प्रत्येक गाँव में अमीर और गरीब अपने बच्चों की शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले, जो भी फंक्शन करे फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, केवल बिजली का बिल और सफाई का पैसा देना और कुछ नहीं देना। ये संकल्प है मेरा और करूँगा। 5वां, प्रत्येक गांव में, मेरी पंचायत का प्रत्येक गांव बीसलपुर से जुड़े। और बीसलपुर से जुड़ने के बाद मुझे पता है पानी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत विडंबना रही है, एक आपके चैनल से बता देना चाहता हूं मैं। हाँ, पानी पूरा नहीं मिल रहा है, 5-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, 10-10 दिन से पानी नहीं आ रहा। जेजेएम आने से पीने का पानी नहीं मिल जाएगा। पीने का पानी तो बीसलपुर से नलों में आएगा तब मिलेगा, खाली नल लगाने से पानी नहीं आ सकता। और दुख की बात यह है कि पहले जो नेता थे 5 साल पहले, 8 साल पहले, ये पानी जयपुर चला गया हमारा। माननीय बेरू सिंह जी शेखावत ने बीसलपुर को बनाया था टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा के लिए कि पीने का पानी मिले, लेकिन हमारा पीने का पानी जयपुर चला गया, दौसा चला गया, अलवर जाने की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि जब तत्कालीन समय के जो नेता थे, जो एमएलएज थे, वो अगर सड़क पर धरना दे के बैठ जाते तो लाइन डल जाती कि जयपुर। ये हमारा हक था, इस हक को हमने जयपुर भेज दिया। कोई नेता नहीं बोला, 8 के 8 विधायक नहीं बोले, एक भी सांसद नहीं बोला।
कोई भी नहीं बोला। अगर ये बोलते तो ये पानी हमारा हक कभी नहीं जाता और हम रोज पानी पीते। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक परीक्षण किया है। मैंने 8 या 9 गाँव में कुएं खुदवाए हैं। उन कुओं को इतना पानी आया, अथाह पानी आया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उस पानी को मैंने मोटर लगाया, मोटर लगा के मैंने टंकी में जोड़ दिया और टंकी में जोड़ के एक दिन बिसलपुर आता है, 5 दिन से उससे पीने का पानी भर लिया जाता है। रोज नियमित रूप से हम सप्लाई करेंगे ताकि गांव में नहाने की, धोने की, कपड़े धोने की, सफाई की, गार्डनिंग की पानी की कमी नहीं रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके साथ, इस चैनल पे इसको रिकॉर्ड रखना और सेव रखना। अगली बार 5 साल के बाद मेरे गाँव में पीने के पानी की समस्या समाप्त कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। इस संकल्प के साथ आ रहा हूं। और चौथा संकल्प, छठा संकल्प है, मेरे स्कूलों में बच्चे प्रार्थना करते हैं, वो धूप में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, कड़कड़ाती ठंड में खड़े हैं। कोई सोचता नहीं है कि मेरे ये बच्चे जब स्कूल में भगवान का नाम लेकर क्लास पढ़ने जाते हैं तो पहले गर्मी से जूझते हैं, सर्दी में सर्दी से जूझते हैं, बरसात में भीगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक स्कूल में टीन सेट लगेगा। 50 स्कूल में बना दिया है और करीबन 50-100 स्कूलें और हैं। हर स्कूल में, चाहे 5वीं की है, चाहे 8वीं की है, चाहे 10वीं की है, चाहे 12वीं की है, सभी में प्रार्थना स्थल पर टीन सेट बनाऊंगा कंपलसरी। और ये 5 साल के संकल्प इनको पूरा करके बताऊंगा ताकि मेरा शहर, मेरा किशनगढ़ विधानसभा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का मेरा मन है कि ये विधानसभा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो। हमारे शमशान स्थल अच्छे हो, हमारे पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो, हमारा शादी समारोह स्थल अच्छे बन जाए, हमारे बच्चे प्रार्थना अच्छे से कर सके, और शहर में जो 3 काम मैंने बताए ये सब अगर हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि विधानसभा 200 विधानसभा में सबसे अलग तरह की विधानसभा बनेगी, सबसे बेहतरीन विधानसभा बनेगी। और इसी संकल्प के साथ आ रहा हूँ। ये थी खास मुलाकात विधायक सुरेश नाग के साथ में। सुरेश नाग ने अपने जो विशेष मुद्दे हैं वो भी बताए हैं। सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा स्थलों पर टीन शेड लगाने की बात भी कही है ताकि उन्हें सर्दी गर्मी बरसात से मुक्ति मिल सके। मौसम से मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन इस दौरान जो परेशानियां आती हैं उनसे मुक्ति मिल सके। दूसरी सबसे खास चीज जो थी कि गरीब घर में जब शादियां होती हैं तो बेटियों के ससुराल से आने वाले मेहमानों को सड़कों पर बैठकर भोजन करना पड़ता है। तो इनका ये विश्वास है और ये इनका वादा है किशनगढ़ की जनता से कि हर एक पंचायत समिति के स्तर पर एक विवाह स्थल भी बनाया जाएगा जिसमें बेटियों के परिवार वालों को सिर्फ बिजली और सफाई का खर्चा देना होगा, बाकी पूरी व्यवस्थाएं जो होंगी वो निःशुल्क होंगी। तो बेटियों के ससुराल पक्ष का भी सम्मान बना रहेगा। सबसे खास बात, विधायक सुरेश नाग खुद को जनता का मानते हैं, जनता का उम्मीदवार मानते हैं, इसलिए इनका कहना है कि ये जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी खास बातचीत विधायक सुरेश नाग के साथ, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि इन्होंने जनता के बीच एक ईमानदार कर्मठ राजनेता की छवि बनाई है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।